गुप्त काल के अगर सबसे पहले प्रतापी शासक की बात करें तो वो था भारत का नेपोलियन, जिसे कहा जाता है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त चूंकि भारत का नेपोलियन था, यानी भारत के बहुत से अनेकों क्षेत्रों में इसने विजय हासिल की थी। और कहते हैं कि जब समुद्रगुप्त दक्षिण की विजय के लिए जा रहा था तो मध्य प्रदेश से ही होता हुआ गया था, मध्य प्रदेश के जंगलों से ही होता हुआ समुद्रगुप्त दक्षिण की विजय के लिए गया था, इस बात को याद रखिएगा। और जब पाटलिपुत्र में शुरुआती तौर पर बात करें तो जब पाटलिपुत्र में गुप्त साम्राज्य का उदय हो रहा था तो मध्य प्रदेश में बस अलग अलग इलाकों में अपने क्षेत्र स्तर पर कुछ छोटे छोटे ही राज्य हुआ करते थे, ठीक है। फिर बाद में धीरे धीरे इन्होंने मध्य प्रदेश को, यानी आपके मेन उज्जैनी अवंती, क्योंकि बहुत समृद्ध वो क्षेत्र वो प्रांत हुआ करता था, तो उन्होंने अपने क्षेत्र में मिला लिया था, ठीक है। तो समुद्रगुप्त की सबसे पहले अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के जंगलों से होते हुए मध्य प्रदेश के जंगलों से होते हुए ही समुद्रगुप्त दक्षिण विजय के लिए जाता है, दक्षिण विजय के लिए जाता है, ठीक है। और एक नाम मैंने आज के इस सेक्शन में कई बार ले लिया, वो नाम है एरण, वो नाम है एरण। एरण है सागर में, सागर का जो एरण है ये कई मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। माना जाता है कि जो एरण है वो समुद्रगुप्त का स्वभोग नगर बन गया था, स्वभोग नगर कहा था समुद्रगुप्त ने इसे। तो याद रखिएगा कि गुप्त काल के किस शासक ने या समुद्रगुप्त ने मध्य प्रदेश के किस स्थान को स्वभोग नगर कहा, तो एरण को कहा था। स्वभोग नगर किसने कहा? समुद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने। फिर आगे चल करके यही एरण, यही वह स्थान है जहां से एरण अभिलेख प्राप्त होता है और सती प्रथा का पहला साक्ष्य भी उसी से प्राप्त होता है। एरण जो अभिलेख था, अगर एरण अभिलेख की बात करें तो एरण अभिलेख का संबंध था भानुगुप्त से, गुप्त वंश का ही एक शासक था भानुगुप्त। एरण अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? पहली चीज तो ये मान के चलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, एरण अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? सागर से, क्योंकि सागर में ही है एरण, और यह एरण अभिलेख संबंधित है भानुगुप्त से। इससे भानुगुप्त से संबंधित है। भानुगुप्त के एक सेनापति जिनका नाम था गोपराज, गोपराज की एक युद्ध में हो जाती है मौत, तो गोपराज की जो पत्नी थी वो सती हो जाती हैं, और यही वर्णन, ठीक है, इसी एक कथा का जो वर्णन है, कहानी का जो वर्णन है, वो आपके एरण अभिलेख में मिलता है। यानी पहली बार सती होने की जो शुरुआत थी वो इनने ही की थी। तो सर्वप्रथम सती प्रथा का साक्ष्य कहां से मिला? तो वो मिलता है एरण अभिलेख से। आई होप यहां तक की बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद गुप्त काल में या गुप्त वंश का एक सबसे जो प्रतापी शासक आता है उसका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात करें तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो वास्तविक नाम था वो था चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उज्जैन के एक शासक को हराकर अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाई, और फिर कुछ टाइम के बाद उज्जैन को ही इन्होंने अपना केंद्र बना लिया था, ठीक है। और उज्जैन में आज भी देखोगे तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बहुत सारे जो कह सकते हैं कि अवशेष है, या बहुत सारे जो इनके चाहे इनके द्वारा निर्माण की गई, जो आपके निर्मित की गई जो मंदिरें हैं वो मिल जाएंगी, है ना, बहुत से ऐसे साक्ष्य मिल जाएंगे। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो मेन केंद्र था वो हो गया था उज्जैन। उज्जैन को इन्होंने अपना मुख्य केंद्र बना लिया था, और इसी उज्जैन में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने नवरत्न रखे थे अपने दरबार में। अकबर ने बाद में नवरत्न रखे थे, नवरत्नों को शामिल किया था अपने दरबार में। उसके पहले हमारे गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहा करते थे, है ना। और ये जो गुप्त पीरियड था, पहली बार देखो, गुप्त काल से पहले भारत में मंदिर नहीं बनती थी। आज आप मंदिर जाते हो ना मत्था टेकने, मंदिर नहीं बनती थी। गुप्त काल में पहली बार मंदिर
बनाने की प्रथा का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चाहे तिगवा का विष्णु मंदिर हो या आपका भूमरा का मंदिर हो, तो बहुत से मंदिर बनाए गए थे, लेकिन पहली बार मंदिर बनाने का जो शुरुआत है, स्टार्टिंग है, वो गुप्त पीरियड में ही हुआ था, गुप्त काल में ही हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों को अगर देखें तो नवरत्न यानी 9 रत्न थे। कौन कौन? सबसे पहले महाकवि कालिदास, महाकवि कालिदास। दूसरे नंबर पर कायथा उज्जैन में जन्मे वराह मिहिर, वराह मिहिर भी इनके नवरत्न थे। सब अलग अलग मतलब अलग अलग क्षेत्रों में निपुण थे, है ना। कोई आपके साहित्य में निपुण था, तो कोई आपके अलग अलग विद्याओं में, कोई आयुर्वेद में निपुण था। ठीक है, तो वराह मिहिर जो कि ज्योतिषाचार्य थे। वराह मिहिर के अलावा राजा अमर सिंह, बेताल भट्ट, शंकु, घटकपर, कालिदास हो गए, वराहमिहिर हो गए, ठीक है, अमर सिंह हो गए, बेताल भट्ट हो गए, शंकु हो गए, घटकपड़ हो गए। नेक्स्ट है वरुरुचि, आठवें है धनवंतरी। ये सब उनके दरबार में रहते थे, है ना। ये सब के सब विक्रमादित्य के ही दरबार में रहते थे। कालिदास, वराहमिहिर, अमर सिंह, बेताल भट्ट, शंकु, घटकपड़, वरुरुचि, धनवंतरी और शपड़क। आज भी आप जाओगे तो आपको विक्रम टीला उज्जैन में मिलेगा। महाकालेश्वर मंदिर के बिल्कुल पास में विक्रम टीला जरूर देखना। वहां पर जाकर के आपको सिंहासन में राजा विक्रमादित्य नजर आएंगे और चारों ओर उनकी जो 32 पुतलियां थी वो, और उनके सिंहासन के जो है साइड साइड में नवरत्न नजर आएंगे। 32 पुतलियों का जो एक कहानी आप सुनते हो वो इन्हीं के टाइम पर से प्रचलित है। ठीक है, तो ये नवरत्न है जो कि महाकवि कालिदास हो गए, वराहमिहिर, अमर सिंह, बेताल भट्ट। विक्रम बेताल की कहानियां आपने सीरियल देखा होगा। शंकु, घटकपड़, वरुरुचि, धनवंतरी, शपड़क, ये सबके सब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के क्या थे? नवरत्नों में शामिल थे। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसके अलावा तो देखो 3 शासकों का मध्य प्रदेश, गुप्त काल के 3 शासकों का मध्य प्रदेश से काफी ज्यादा संबंध रहा। एक तो समुद्रगुप्त, दूसरे भानुगुप्त और तीसरे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसके अलावा चूंकि मैंने आपको बताया कि सबसे पहली बार मंदिर बनाने की जो प्रथा है उसकी शुरुआत गुप्त काल में ही हुई थी। तो इस काल में बात करें मंदिरों की तो पहला तो आपका तिगवा, जबलपुर के पास में है तिगवा में है विष्णु मंदिर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तिगवा का विष्णु मंदिर, ये सब मैं इसी लेक्चर में आगे जब पर्यटन पढ़ाऊंगी, ठीक है, बिल्कुल बने रहना है। जब आप आगे पर्यटन पढ़ोगे तो आपको सारी मंदिरों के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो तिगवा का जो विष्णु मंदिर है, तिगवा आपके जबलपुर के पास में है ना। इसका निर्माण बाघ की गुफाओं में जो चित्र बने हैं, बाघ की गुफाओं में जो चित्र बने हैं, बाघ की गुफाएं कहाँ है? धार जिले में है। इसके अलावा उदयगिरी की गुफाओं में जो चित्र बने हैं, जब आप पर्यटन पढ़ोगे, इसी लेक्चर में पढ़ोगे, याद रखना, तो मैं आपको इन सभी गुफाओं के बारे में बताऊंगी, है ना। और ये भी बताऊंगी कि ये गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 2, है ना, ये किस टाइम पर बनी, तो गुप्त काल का नाम आएगा। तो आपकी बाघ की गुफाएं धार में स्थित है। उदयगिरी की गुफाएं किस जिले में? बेसनगर, जिसे आज आप विदिशा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इन गुफाओं में और प्लस इस मंदिर में जो चित्र बनाए गए हैं वो चित्र गुप्त काल में ही बनाए गए थे। तो ये हो गया आपका गुप्त काल। यानी गुप्त काल के दौरान मध्य प्रदेश में क्या कुछ एक्टिविटी हुई और क्या कुछ चेंजेस आए वो सब आपने जाने। उसके बाद हम देखते हैं एक अगला वंश जिसका नाम है वाकाटक वंश। मध्य प्रदेश के एक क्षेत्र में एक टाइम पर वाकाटक वंश ने भी क्या किया? राज किया। वाकाटक वंश के अगर संस्थापक की बात करेंगे तो इसके जो संस्थापक थे, संस्थापक का नाम है प्रवरसेन। विंध्य शक्ति, माफ कीजिएगा,
वाकाटक वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था विंध्य शक्ति, विंध्य शक्ति। और इस वंश के 3 बड़े फेमस शासक हुए, जिनमें से पहले थे प्रवरसेन, प्रवरसेन फर्स्ट, प्रवरसेन प्रथम, दूसरे थे प्रवरसेन द्वितीय। बात करें प्रवरसेन फर्स्ट की तो इन्होंने अपने जीवन काल में 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, 4 अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस था उस टाइम पर। तो अपने जीवन काल में 4 अश्वमेध यज्ञ करवाना कोई मामूली बात नहीं थी। तो प्रवरसेन प्रथम ने अपने काल में 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और इसके अलावा प्रवरसेन सेकेंड की बात की जाए तो इन्होंने कुछ साहित्यों की रचना की। और अगले जो फेमस इस काल के शासक है उनका नाम है सर्वसेन। और सर्वसेन ने भी कई ग्रंथों की स्थापना की, जैसे उनमें से एक है गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती की रचना सर्वसेन के द्वारा की गई थी, है ना, जो कि वाकाटक वंश के एक शासक थे। इसके अलावा एक और ग्रंथ है जिसका नाम था हरिविजय। हरिविजय। आई थिंक मैं आपके फ्रेम से थोड़ा अलग हो रही हूं, है ना, क्योंकि पढ़ाने में ध्यान है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ट्राई करूंगी कि फ्रेम में ही रहूं। गाथा सप्तशती की रचना वाकाटक वंश के शासक सर्वसेन ने की। हरिविजय की भी रचना किसने की? सर्वसेन ने की। प्रवरसेन ने अपने काल में 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए। वाकाटक वंश के संस्थापक का नाम था विंध्य शक्ति। इतनी चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। याद हो गई। राजधानी, हाँ राजधानी मैंने आपको नहीं बताई, तो संभवतः है, ठीक है। एग्जैक्ट यहाँ पर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इनकी राजधानी थी विदिशा। इनकी राजधानी कहां पर थी? तो इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी विदिशा में। और जो संस्थापक हैं इस वंश के उनका नाम आपको जरूर याद रखना है। तो ये हो गए, पहले तो आपने गुप्त वंश पढ़ा, उसके बाद आपने वाकाटक वंश पढ़ा। अब वाकाटक वंश के अलावा भी कई सारे ऐसे वंश हुए जो कि बेसिकली जिन्होंने मध्य प्रदेश में ही राज किया था, जिनमें से एक है औलिकर वंश। औलिकर वंश। अब यहां पर आपको संस्थापक याद रखना है और किस क्षेत्र में शासन किया वो याद रखना है। तो औलिकर वंश ने राज किया मंदसौर में। मंदसौर का जो क्षेत्र है मालवा में आता है, ठीक है। मंदसौर में एक टाइम पर औलिकर वंश ने राज किया था, ठीक है। इसके जो संस्थापक थे, औलिकर वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था जयवर्मन। जयवर्मन औलिकर वंश के क्या थे? संस्थापक थे, जिन्होंने मंदसौर के क्षेत्रों में औलिकर वंश की स्थापना की थी, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो एक शाखा थी गुप्त साम्राज्य का, देखो जब अवंती में गुप्त पीरियड चल रहा था, ठीक है, गुप्त वंश का जब विस्तार हो रहा था, उसी टाइम पर एक मालव राज हुआ करता है। मालव राज की एक शाखा मंदसौर में स्थापित हुई थी, जिसे औलिकर वंश के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये भी इतना कुछ आपके लिए खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। तो मंदसौर में एक तो औलिकर वंश, एक और वंश की स्थापना हुई थी जिसका नाम था मौखरी वंश। अलग अलग टाइम पर हुई थी, ठीक है। अब वो टाइम मैं आपको बताऊंगी, ना तो आपको याद रहेगा और ना ही सच क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई मतलब नहीं है। तो मौखरी वंश की बात की जाए, ये एक और मौखरी वंश वो अलग है, ठीक है। मध्य प्रदेश के अंदर मौखरी वंश की स्थापना हुई थी मंदसौर में। कहां पर? मंदसौर में। तो औलिकर वंश, बिल्कुल डायरेक्ट, औलिकर वंश ने मध्य प्रदेश के किस इलाके में शासन किया? मंदसौर में, ठीक है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। मौखरी वंश ने मध्य प्रदेश के किस इलाके में शासन किया? आपको यहां पर भी 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो याद रखिएगा कहां पर? मंदसौर में। और जो संस्थापक थे मौखरी वंश के, उनका नाम है यशोवर्मन। यशोवर्मन ने स्थापना की थी मौखरी वंश की। कहां पर? मंदसौर में। आई होप यहां तक की चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी।
तो सबसे पहले चंदेल वंश, देखो चंदेल वंश हो गए, गोंड वंश है आपका, फिर आगे आप मध्यकाल पढ़ोगे, आधुनिक पढ़ोगे तो होलकर वंश, सिंधिया वंश आएंगे, बघेल वंश। तो ये ऐसे कुछ टॉपिक है जहां से मेंस में और प्री में दोनों में बराबर सवाल उठते हैं और हर बार ये कंफर्म है कि एक न एक सवाल जरूर उठता है। तो अभी फिलहाल बिल्कुल इन शॉर्ट में चंदेल वंश, परमार वंश, ये सारे वंश पढ़ाऊंगी। जब आप मेंस पढ़ोगे तो काफी ज्यादा डिटेल पढ़ रहे होगे। चंदेल वंश की बात की जाए तो चंदेल वंश के संस्थापक थे, चंदेल वंश के संस्थापक का नाम था नन्नुक। क्या नाम था? नन्नुक। तो किसने स्थापना की थी चंदेल वंश की? नन्नुक ने की थी। और आज का जो बुंदेलखंड है, ठीक है, आज आप जिस क्षेत्र को बुंदेलखंड के नाम से जानते हो उस क्षेत्र को पहले जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। जेजाक भुक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था और इसी जेजाक भुक्ति में चंदेल वंश ने शासन किया है। तो बेसिकली चंदेल वंश कहाँ के शासक हुआ करते थे? तो ये आपके जेजाक भुक्ति यानी कि बुंदेलखंड के शासक हुआ करते थे। आगे चलकर जहां पर बुंदेला वंश ने भी राज किया था, ठीक है। तो बुंदेलखंड या जेजाक भुक्ति में चंदेल वंश ने शासन किया, जिसके संस्थापक कौन थे? जिसके संस्थापक थे नन्नुक, ठीक है। अब इसके जो प्रमुख राजा है वो कौन कौन है? चंदेल वंश के प्रमुख शासकों में नाम आता है यशोवर्मन का। किसका? यशोवर्मन का, ठीक है। चंदेल वंश ने देखो एक टाइम पर इनकी राजधानी महोबा भी थी, वही बुंदेलखंड में सब है, इनकी राजधानी महोबा भी थी। ये सब मैं आपको जब अलग अलग से डायनेस्टी पढ़ाऊंगी, ठीक है, तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो चंदेल वंश की राजधानी महोबा भी थी। फिर आगे चल करके इन्होंने खजुराहो को अपनी राजधानी बना ली, वही खजुराहो जो कि विश्व विरासत स्थल है, आज के टाइम पर छतरपुर जिले में स्थित है। अपने स्थापत्य की वजह से फेमस है। यहाँ पर आपको हिंदू धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित बहुत सारे मंदिर मिल जाएंगे। ये वही खजुराहो है जो कि चंदेल वंश की राजधानी हुआ करता था और चंदेल वंश के अलग अलग राजाओं ने यहाँ पर अलग अलग मंदिरों का निर्माण कराकर इसे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया। आज भी दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। तो जो पहला शासक था, मतलब पहला जो यहाँ का कह सकते महान शासक हुआ, वो था यशोवर्मन। और यशोवर्मन ने खजुराहो में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। बिल्कुल शॉर्ट में बता रही हूं, अभी विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। यशोवर्मन के अलावा आपके चंदेल वंश के जो शासक हुए उनका नाम था राजा धंग और इन्होंने भी कई सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था खजुराहो के अंदर। राजा धंग के अलावा राजा गण के द्वारा भी कई सारे मंदिरों का निर्माण कराया गया। और एक बहुत महान शासक आता है जिसका नाम था विद्याधर। इसकी महानता इस बात से प्रतीत होती है कि इसने महमूद गजनवी को हरा करके भागने पर विवश कर दिया था, याद रखिएगा। और 2021 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि चंदेल वंश के उस शासक का नाम बताइए, शायद ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। इससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो विद्याधर, चंदेल वंश के अंदर विद्याधर एक ऐसा शासक आया जिसने अपने टाइम पर महमूद गजनवी को भी अपने मतलब उस क्षेत्र को छोड़कर जाने पर विवश कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक और शासक होते हैं यहाँ पर जिसका नाम था परमार्दिदेव। परमार्दिदेव अपने दो सेना नायकों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं। इनके दो सेना नायक थे, दोनों सगे भाई थे, आल्हा और उदल ने पृथ्वीराज की सेनाओं का सामना किया, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं माना जाता है कि इनके ये दोनों सेना नायक आज भी अमर हैं और इनकी एक वीर गाथा है जिसे हम आल्हा खंड के नाम से जानते हैं। 52 कहानियों का वर्णन है, विश्व की सबसे बड़ी वीर गाथा है और इसकी रचना की थी कवि जगनिक ने। कवि जगनिक जो कि परमार्दिदेव के ही काल में या दरबार में रहा करते थे, इनके ही आश्रय में रहा करते थे, ठीक है। इसमें 52 लड़ाइयों का, आल्हा उदल की 52 लड़ाइयों का वर्णन है ना। इसमें कहते हैं, कहा जाता है आल्हा और उदल जब पृथ्वीराज की सेना के साथ युद्ध करने के लिए गए थे तो उस युद्ध में उदल को जो है
इनकी जो है मृत्यु हो जाती है उदल की। और आल्हा, चूंकि उदल पहले ही इनकी डेथ हो गई थी, याद रखिएगा। और आल्हा जब ये दृश्य देखते हैं तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, और गुस्से में आ जाने के बाद ये और छोर नहीं देखते हैं, बिल्कुल नरसंहार करते चले जाते हैं पृथ्वीराज के खिलाफ। और तभी इनके गुरु के द्वारा इन्हें समझाइश दी जाती है, समझाया जाता है आल्हा को, और फिर उसके बाद आल्हा जो है माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दे देते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरे शासक हैं ये आपके चंदेल वंश के महान शासक हुए। बेबी इसी लेक्चर में मैं आपको अलग अलग से सारे जो राजवंश है यहाँ पर मैंने बता दिया है। अगर आपको और ज्यादा डिटेल पढ़ना है तो मैं इसी वाले जो है लेक्चर में आपको डिटेल में भी बताऊंगी, है ना, कि आखिर चंदेल वंश में कौन कौन से शासक हुए, कौन कौन से महान शासक हुए, और उनके काल में क्या क्या चीजें यहाँ पर प्रमुख रूप से की जाती है। तो ये हो गया आपका चंदेल वंश। ठीक है, परमार वंश की बात की जाए तो परमार वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था उपेंद्र कृष्ण राव। उपेंद्र कृष्ण राव, कहीं कहीं पर उपेंद्र कृष्ण राज भी मिलेगा, उपेंद्र कृष्ण राज। ठीक है, कैपिटल राजधानी की अगर बात करेंगे तो परमार वंश ने अपनी राजधानी धारा नगरी बनाई थी, जिसे आज हम धार के नाम से जानते हैं, जिसे आज हम धार के नाम से जानते हैं। और परमार वंश के जो सबसे प्रतापी, जो सबसे प्रमुख शासक होते हैं उनका नाम था राजा भोज। राजा भोज, राजा भोज ये वही शासक है जिन्होंने भोजपाल नगर बसाया था, जिसे आज हम भोपाल के नाम से जानते हैं, और यह मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। राजा भोज वही शासक हैं जिन्होंने धारा नगरी में भोजशाला की स्थापना की थी। धारा नगरी में भोजशाला की स्थापना की थी। भोजशाला एक प्रकार से सरस्वती मंदिर है। ठीक है, भोजशाला क्या है? भोजशाला एक प्रकार से सरस्वती मंदिर है। इसका भी निर्माण किसने करवाया? राजा भोज ने ही करवाया था। ठीक है, पूर्व का सोमनाथ कहा जाने वाला भोजपुर मंदिर, जहां पर एक विशाल शिवलिंग है, भोजपुर नामक स्थान पर भोपाल से कुछ दूरी पर स्थित है, इसका भी निर्माण किसने करवाया? राजा भोज। अब इसमें देखो कंफ्यूजन नहीं होगा, भोज भोज के ही नाम पर सब कुछ है, तो यहाँ पर में भी आपको चीजें याद रहेंगी। ठीक है, बहुत सारे इन्होंने ग्रंथ लिखे। कहा जाता है जिस तरह से तलवार पकड़ते थे उसी निपुणता के साथ ही इन्होंने कलम भी पकड़ा था, और बहुत सारे साहित्य भी लिखे थे, बहुत सारे साहित्यों की रचना की थी, और अपने टाइम पर अपने दरबार में बहुत सारे कवियों को भी आश्रय दिया था, बहुत सारे साहित्यकारों को भी इन्होंने आश्रय दिया था। ठीक है, एक टाइम पर जबलपुर में त्रिपुरी, जबलपुर का एक जगह है त्रिपुरी, ठीक है, त्रिपुरी में कलचुरी वंश का शासन हुआ करता था, और कलचुरी वंश के एक शासक थे जिनका नाम था गांगेय देव। तो जिस समय परमार वंश में राजा भोज शासन कर रहे थे, उसी तरह से कलचुरी वंश में गांगेय देव शासन कर रहे थे। वो भी काफी महान प्रतापी माने जाते थे। लेकिन जो राजा भोज थे, इन्होंने एक युद्ध में, राजा भोज ने एक युद्ध में कलचुरी शासक गांगेय देव को भी पराजित किया। कलचुरी शासक गांगेय देव को भी राजा भोज ने पराजित किया था, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ राजा भोज जो है आखिरी में चालुक्य नरेश के हाथों पराजित हुए थे। चालुक्य नरेश जिनका नाम था सोमेश्वर देव, सोमेश्वर देव ने आक्रमण किया और राजा भोज ने सामना किया डट करके, लेकिन अंततः जो राजा भोज हैं वो चालुक्य नरेश सोमेश्वर देव से हार गए थे। ठीक है, और आपके इस परमार डायनेस्टी की भी पूरी कहानी इसी लेक्चर में आप पढ़ोगे। ठीक है, चाहे चंदेल हो, चाहे परमार हो, है ना, होलकर्स हो, इतिहास के अंतर्गत जितने टॉपिक आपके प्रीलिम्स में आ सकते हैं, यूनिट 1 चूंकि आपका एक लेक्चर में ही हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो पूरे के पूरे टॉपिक आप इस लेक्चर में कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो ये तो फिलहाल अभी मैंने पूरे, क्योंकि एक मतलब 1 by 1 मैं यहाँ पर आपको वंश बता रही हूँ, इसलिए मैंने एक साथ यहाँ पर सब कुछ बता दिया।